नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज है गुरुवार, वीकली एक्सपायरी का दिन, तो मार्केट के एक्शन पर नजरें बनी रहेंगी और बाजार की चाल दरअसल इस समय थोड़ी सी नरम है। हल्की मुनाफा वसूली, लेकिन आने वाला है एक बड़ा इवेंट। ठीक 12:30 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक और राहत पैकेज का ऐलान करेंगी। याद रखिएगा, कल सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिवली यही कहा था कि दिवाली से पहले एक और राहत पैकेज का ऐलान सरकार करेगी और उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। आज 12:30 बजे दोपहर में निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उल्लेख किया जाएगा कि किन किन सेक्टर्स को किस तरह का राहत मिलने के आसार हैं, तो उस पर हमारी नजरें होंगी। उससे ठीक पहले बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट कर चुका है। निफ्टी देखिएगा करीब 72 पॉइंट नीचे है, 12,676 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक में ज्यादा प्रेशर है, 415 अंकों की गिरावट। दरअसल एक अपडेट कल आरबीआई की ओर से भी आया था। इन्होंने जो अक्टूबर का बुलेटिन सामने रखा उसमें साफ संकेत दिए कि ग्रोथ दरअसल पटरी पर लौटेगी थर्ड क्वार्टर में। साथ ही साथ ये भी इंडिकेशन दिया, इन्फ्लेशन सबके मद्देनजर अब यहां से आगे रेट कट होना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए कूल ऑफ देखने को मिला है निफ्टी बैंक में, जिसमें हमने देखा था लगातार 7 सत्रों में एक तरफा तेजी देखने को मिली थी। आज मेटल्स भी थोड़े से लड़खड़ाए हैं, लेकिन तेजी की तरफ की ट्रेस की बात की जाए तो फार्मा फिर से आगे है। कैपिटल गुड्स शेयरों में एक अच्छी खासी खरीदारी बनती दिखाई दी है। तो ये फिलहाल मार्केट का ओवरऑल हाल है। लक्ष्मण रॉय को जोड़ेंगे, उनसे बात करेंगे कि यहां से आगे राहत पैकेज किन किन सेक्टर्स पर खास तौर से दिया जाएगा। डायरेक्टर साहब बताइएगा, अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मण। अच्छा, लक्ष्मण जुड़ गए हैं तो सीधे लक्ष्मण के पास जाते हैं जो आपको देंगे एक अपडेट की राहत पैकेज में क्या कुछ निकल कर आएगा। लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग। आपने कल ही वो खबर दी थी कि दिवाली से पहले राहत पैकेज, कल धनतेरस हम मनाएंगे, परसों है दिवाली। बताइए क्या कुछ ऐलान किया जा सकता है आज 12:30 बजे? देखिए, आज जो 12:30 बजे राहत पैकेज का ऐलान होना है उसमें सबसे ज्यादा जो फोकस रहने की संभावना है वह है रोजगार को लेकर के। नए रोजगार पैदा करने के लिए सरकार प्रोविडेंट फंड पर सब्सिडी देने का ऐलान कर सकती है। यानी जो जितना नए लोगों की नौकरी देगा उनके लिए पीएफ का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की तरफ से का 10% और एम्प्लॉय की तरफ से 10% का हिस्सा सरकार वहन कर सकती है। इस तरह की एक स्कीम प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के नाम से सरकार ला सकती है। दूसरा जो बड़ा ऐलान किया जा सकता है वह आपको कि अलग अलग सेक्टर को, करीब 2 दर्जन से ज्यादा सेक्टर, जहां तक मुझे जानकारी 26 सेक्टर ऐसे हैं जिनके लिए सरकार आसान शर्तों पर बगैर किसी कोलेट्रल के गारंटी के कर्ज देने का प्रावधान कर सकती है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का पार्ट 2 सरकार ला सकती है। इसके लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए सरकार आवंटित कर सकती है। इसी तरीके से दूसरे कुछ जरूरतमंद सेक्टर है उनके लिए भी कुछ आप इंसेंटिव देख सकते हैं। लेकिन 2 बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये जो राहत पैकेज है ये अमाउंट में बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। जो 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज आपने देखा था उसके आसपास भी ये पैकेज नहीं है, बहुत छोटा पैकेज होने वाला है, लेकिन स्पेसिफिक टारगेटेड ग्रुप के लिए पैकेज होगा। और दूसरी बड़ी बात बता दूं कि इस राहत पैकेज का सरकार के खजाने पर बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। इस तरीके से इस पूरे राहत पैकेज को डिजाइन किया गया है। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो सरकार पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर फोकस रहेगा। ये लक्ष्मण रॉय एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमें देते हुए, इन्होंने कल ही आपको बताया था सबसे पहले कि एक राहत पैकेज दिवाली से ठीक पहले सरकार आपके सामने लेकर आएगी और उसकी घोषणा दरअसल आज दोपहर 12:30 बजे होने वाली है। मार्केट इसका बेसब्री से इंतजार करेगा। टूरिज्म सेक्टर, एविएशन सेक्टर, होटल सेक्टर, ये 3-4 सेक्टर्स है जहां पर इमरजेंसी क्रेडिट देने की सुविधा भी मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से लक्ष्मण डिटेल्स देते हुए, तो ये तमाम स्टॉक्स जो इन सेक्टर से जुड़े हुए हैं उस पर आप ध्यान रखिएगा, चाहे वो स्पाइस हो, इंटरग्लोब हो, आपके इंडियन होटल, ताज जीवी के छोटे होटल स्टॉक्स सब रेडार पर रहेंगे जरूर। और आईटीडीसी भी ध्यान रखिएगा, उसके लिए भी एक इमरजेंसी क्रेडिट अगर आता है तो पॉजिटिव साबित होगा। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। और आज दरअसल कई सारे नंबर्स पर बाजार ने रिएक्ट किया है। मेट्रोपोलिस का शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। हमारे साथ दरअसल कंपनी का मैनेजमेंट भी जुड़ने वाला है और उनसे बात करेंगे कि यहां से आगे का आउटलुक फिर कैसा बनता दिखाई दे रहा है। मेट्रोपोलिस का शेयर इस समय 1% नीचे, और यहां से जानेंगे कि आउटलुक क्या है। रेवेन्यूज में आपके सामने रख रही हूं जहां पर 29% तक की बढ़त दर्ज हुई।
289 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू का आंकड़ा आया है। एबिटा में हम देख रहे हैं 48% तक की ग्रोथ देखने को मिली है और प्रॉफिट भी है जहां पर 40% तक की ग्रोथ देखी जा रही है। तो ये फिलहाल स्टॉक आज थोड़ा सा हल्का होता हुआ जरूर दिखाई दिया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि नॉन कोविड वाला जो बिजनेस है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। मैनेजमेंट का नाम बता दीजिएगा डायरेक्टर साहब प्लीज, फिर उनको जोड़ते हैं और फिर आगे से बात करेंगे यहाँ से आगे का आउटलुक क्या है। चलिए अमीरा शाह, बेग योर पार्डन, हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमीरा, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। इट्स बीन अ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर। मुझे ये बताइएगा कि ये जो प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा है और जो रेवेन्यू में इजाफा आपने हासिल किया है, ये सस्टेन कर पाएंगे? और स्पेशली नॉन कोविड रेवेन्यू जो सितंबर में बढ़ा है, क्या आने वाले तिमाहियों में और उसमें इजाफा देखने को मिलेगा? अब देखिए तो जुलाई अगस्त में कोविड टेस्टिंग जो थी स्पाइक हुई थी, लेकिन सितंबर में थोड़ी नीचे आ गई थी एंड वी हैव सीन द सेम थिंग कंटिन्यू इन अक्टूबर इन सम स्टेट्स आल्सो। कोई स्टेट में जैसे दिल्ली में आजकल बढ़ रही है, लेकिन अब देखें तो वेस्ट इंडिया में थोड़ी घट रही है। तो इट इज वेरी रीजनल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और हमारी फोकस पहले से ये हुई है कि हम कंट्री को सपोर्ट करेंगे कोविड टेस्टिंग में, लेकिन हमारी फोकस बिजनेस की तरह से ऑलवेज होगी नॉन कोविड पे और हम वो उस पे ही चल रहे हैं। We have seen non-COVID increase in the month of September quite well, and that is continuing. Of course, seasonality तो रहती है, जो festivals के महीने होते हैं उनमें तो always घटती है। वो historically हमने देखे हैं कि Q3 में दिवाली के time it becomes a little bit lower, and Q2 tends to be the best quarter in the year. So these are some of the seasonal trends, but yes, we are very hopeful for the numbers in Q3 and Q4 as well. अब देखिए तो मार्जिन्स में हमने बहुत काम किया है, हमने बहुत कॉस्ट एफिशिएंसी पीछे से कर की है, प्रोडक्टिविटी निकाली है एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव सीन द मार्जिन्स मूव अप। हमें लगता है कि लार्जली ये सस्टेनेबल है। थोड़े कॉस्ट हमें आगे बढ़े जाएंगे क्योंकि हम वेज इंक्रीजेस देना चाहते हैं हमारे टीम को अभी, एंड वी वांट टू कीप देम मोटिवेटेड एंड कमिटेड एज उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है लास्ट 6 महीने में। So most of the savings we believe will be sustained. तो रफली अमीरा, ये वेज इंक्रीज किस परसेंटेज में होगा? क्या ये सेकंड हाफ में रोल आउट किया जाएगा? और साथ ही साथ क्योंकि आपने कहा सेकंड क्वार्टर लार्जली स्ट्रांग रहता है, लेकिन अब दिल्ली जैसे एरियाज में आप देखें जो कोविड के केसेस हैं वो फिर से बढ़ रहे हैं। एनी आउटलुक कि वहां पर किस तरह की टेस्टिंग कैपेसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी? फियर है कि सेकेंड फेज अब भारत में हिट कर रहा है? हाँ जी, आप देखिए तो सेकंड फेज भारत में हिट हो सकता है इफ वी आर नॉट वेरी केयरफुल, और उसके लिए बहुत टेस्टिंग की जरूरत है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जरूरत है और ये हमें भूलना नहीं चाहिए। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी कीप एट इट। वेजेस हम रोल आउट किया हमने अक्टूबर में एंड दैट इज अ नॉर्मल इंक्रीमेंट दैट वी नॉर्मली डू एवरी ईयर। और हमने फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर एक्चुअली वी ऑल्सो क्रिएटेड एन एडिशनल फंड फॉर आवर टीम। मैंने अपने पर्सनल से भी बोनस दिए हैं सब फ्रंटलाइन वर्कर्स को, almost 2,000 people who have worked very hard. तो जितना भी हम कर सकते हैं हमारे टीम के लिए, हम we are going out of our way to support them. But I think Q3, Q4 I think should be positive. I think yes, Bombay में it is getting better. I think Delhi is now infections are spiking. अमीरा शाह, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट सेकेंड हाफ के लिए एंड थैंक यू वेरी मच मेट्रोपोलिस की पूरी टीम को फॉर योर सर्विसेज। कोविड का दौर सबके लिए बुरा था, लेकिन आप सब लोगों ने काफी मेहनत की है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की और ऑफ कोर्स वो टेस्टिंग फैसिलिटीज भी इंटैक्ट रखी। चलिए अब हम खिलाड़ी नंबर 1 पर लौटते हैं। आज स्टॉक में हमने देखा मुनाफा वसूली जरूर आई है मेट्रोपोलिस के नंबर्स के बाद, लेकिन अच्छी तिमाही रही कंपनी के लिए। अब देखते हैं हमारे जानकारों की पोजीशन कैसी खड़ी है। कल 3:30 बजे तक क्या ट्रेड्स बनते दिखाई दिए? सिद्धेश जैन, नीलेश जैन और प्रदीप पोचंदानी के बीच मुकाबला है। लीडिंग पोजीशन में दरअसल नीलेश जैन है, 6% के रिटर्न्स लगभग। सिद्धेश ने 3.5% तक के रिटर्न्स एंजॉय किए। प्रदीप पोचंदानी 0.13% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहे हैं। तो चलिए आज का ट्रेड क्या साबित होगा, फटाफट इनसे पूछते हैं। सिद्धेश का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आइए डायरेक्टर साहब, सीधे स्टॉक्स की ही बात कर लेंगे हम। इन्होंने दरअसल आज सुबह में डेल्टा कॉप में कुछ प्रॉफिट बुकिंग की, मेरे ख्याल में एजिस लॉजिस्टिक्स को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। सिद्धेश गुड मॉर्निंग, बताइए आज की स्ट्रैटेजी क्या है और पहला ट्रेड क्या होगा? गुड मॉर्निंग मैम और हमारे सभी दर्शकों को। तो जैसा हमने कल कहा था कि जो हमें लगता है कि लार्ज कैप में भी एक बार करेक्शन आ सकता है, तो मार्केट उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर है, बट अगर आप देखोगे तो मिड कैप काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है, स्पेशली जो हमारे काउंटर है। तो जैसे हमने कल एजिस
एजीस दिया था और डेल्टा दिया था, तो डेल्टा में भी एक अच्छा अप मूव आया था, तो हमने सुबह बुक कर लिया और एजीस में भी बुक कर लिया। जो आज का हमारा पिक है वो लक्स इंडस्ट्रीज है, LUX। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, और जो अगर थोड़े टाइम कोई ज्यादा मतलब 1 वीक से ज्यादा कोई होल्ड करता है तो मुझे लगता है इसमें और अच्छा मूव आ सकता है और ये 1650 तक जा सकता है। तो हमारी ये वीक के लिए टारगेट मतलब आज और कल के लिए जो है वो 1610 है, और जो स्टॉप लॉस रहेगा 1485 है। काफी स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है स्टॉक, मुझे लगता है कि इसे लेना चाहिए। ओके, तो लक्स इंडस्ट्रीज में तेजी की पोजीशंस, हाल ही में नंबर्स आए हैं, परफॉर्मेंस अच्छा पिकअप देखने को मिला है। डिमांड में 610 का टारगेट आप रखेंगे। स्टॉक आपके सामने है जहां पर आज 3% तक की तेजी दिख रही है। तो पहला ट्रेड लक्स है, 1485 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1610 है आपके लिए टारगेट। प्रदीप पोचंदानी को जोड़ते हैं। प्रदीप, गुड मॉर्निंग। आपके पोर्टफोलियो पे मेरी नजर है, यूपीएल से आपने पोजीशन काट ली आज सुबह में, एमआरपीएल और आईडीबीआई बैंक को होल्ड कर रहे हैं। बताइए आज रणनीति क्या रहेगी, क्या ट्रेड जोड़ेंगे जो आपके रिटर्न्स को पॉजिटिव कर सकता है? गुड मॉर्निंग हर्षदा। सो यूपीएल जैसे आपने बताया मैंने एग्जिट किया आज सुबह, उसकी जगह मैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी ऐड कर रहा हूँ। स्टॉक में एक अच्छा खासा 10-12 दिन का कंसोलिडेशन का फेज हमने देखा है, और उसके बाद आज के सेशन में अगर आप देखें तो शुरुआती 1 घंटे में इसने 3% की बढ़त दिखाई है, और वॉल्यूम्स ऑलरेडी कल के जो वॉल्यूम्स थे उसके 2/3 वॉल्यूम हो चुके हैं। तो ये मेरे को लगता है कि एक कंसोलिडेशन के बाद अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है, और यहाँ पे एक अच्छे गेन्स मिल सकते हैं 2 से 3 सेशन में। तो यहाँ पे बाइंग की एडवाइस रहेगी, 65-60 का टारगेट रहेगा और 59-80 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो 5980 का स्टॉप लॉस, 6560 का टारगेट रखिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये इनफैक्ट इनकी टीम में पहले भी शामिल था, अब रीइंट्रोड्यूस हो रहा है। मोमेंटम इसमें अब साफ देखने को मिल रहा है, 3% ऊपर, और चांसेस हैं कि 65 के बियॉन्ड जाएगा, इसीलिए वही टारगेट के लिए इन्होंने जीरो इन किया है लेवल। चलिए नीलेश से बात करते हैं। नीलेश का पोर्टफोलियो भी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ग्रेफाइट इंडिया कल जोड़ा था, श्रीराम ट्रांसपोर्ट पोर्टफोलियो में है। अब श्रीराम ट्रांसपोर्ट में इन्होंने आज सुबह में दरअसल कर लिया है प्रॉफिट बुक, लेकिन इंडियन बैंक, पीएनबी हाउसिंग, अच्छे कल के स्टॉप लॉसेस जो ट्रिगर हुए वो हुए। ग्रेफाइट इंडिया को होल्ड कर रहे हैं। नीलेश, दूसरा ट्रेड आज का क्या रहेगा फिर? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। बिल्कुल, देखिए आज जैसे कि एफएम की मीट होने वाली है अराउंड 12:30, तो उसके पहले हमारा ये मानना है कि जैसे आप भी बता रहे थे कि टूरिज्म सेक्टर में एक कुछ पैकेज के अनाउंसमेंट होने की संभावना हो सकती है। एंड एक टूरिज्म कंपनी है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे पिछले 3 दिनों से हम एक वॉल्यूम अट्रैक्शन देख रहे हैं। हाईएस्ट वॉल्यूम पिछले 2 से 3 महीनों के हमको पिछले 3 दिन में देखने को मिले। इनफैक्ट आज का वॉल्यूम भी देखें तो कल के वॉल्यूम के ऊपर जा चुका है, और एक ब्रेकआउट साफ तौर पे हमको चार्ट पे देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम बनने की संभावनाएं काफी नजर आ रही है चार्ट पे। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट नजर आ रहा है। करंट लेवल पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह होगी, एंड 37.9 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। और हायर साइड 42-43 लगभग ये टारगेट के लिए, ये टारगेट मेरा मानना है कि एकदम शॉर्ट टर्म है, लगभग 2 से 3 दिन के अंदर अचीव होने चाहिए। अगर ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी, एंड छोटा सा स्टॉप लॉस 37.9 का होगा। ओके, तो 42-43 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी। टूरिज्म फाइनेंस में तेजी की, टूरिज्म सेक्टर पर नजरें वैसे भी होनी चाहिए। आज 12:30 बजे पैकेज जो अनाउंस होगा, माना यही जा रहा है कि इस सेक्टर को जो मार पड़ी है तो उनकी राहत की तैयारी की गई है। 6.5% ऊपर है टारगेट आपका, 42 से 43 रखें, और यहां पर एक तगड़ा अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म ट्रेड की दिख रही है। 40 तो आ ही गया है, 42 मुझे लग रहा है आज आपका टारगेट हिट हो सकता है। नीलेश, तैयार रहिएगा। लेंगे एक छोटा ब्रेक के बाद मार्केट एक्शन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप भी बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। बिरला सॉफ्ट की ओर से एक अपडेट आ रहा है, इन्होंने कुछ टाई अप किया है स्टॉक। इनफैक्ट 2020 का दरअसल मिड कैप कंपनियों में अगर आप देखेंगे तो आउट परफॉर्मर रहा है, तो वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। दरअसल इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। इन्होंने नमस्ते क्रेडिट के साथ डिजिटल सर्विसेज के लिए एक करार किया है। स्टॉक हल्की सी बढ़त दिखा रहा है, फ्लैट है आज लार्जली। चलिए, हमारे जानकारों ने मेरे ख्याल में आज के लिए जो ट्रेड अब सुबह में देने थे वो दे दिए हैं। एक एक जगह सिद्धेश और नीलेश खाली रख रहे हैं। प्रदीप का पोर्टफोलियो तो पूरा हो चुका है, तो देख लेते हैं इनके पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स इस समय
किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो एक एक करके तीनों ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ये देखिए सिद्धेश जैन का पोर्टफोलियो, इन्होंने नया ट्रेड जो जोड़ा है वो लक्स इंडस्ट्रीज है। 1610 का टारगेट, 1485 स्टॉप लॉस है और एजिस को होल्ड कर रहे हैं। टारगेट 225 का, स्टॉप लॉस 205। देखिए दोनों में बेहतर प्रदर्शन किस स्टॉक की ओर से आ रहा है। एजिस आज 6% ऊपर, तो लक्स में 1% की बढ़त इस घंटे बनती दिखाई दे रही है। अब निलेश के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। ग्रेफाइट होल्ड किया, टूरिज्म फाइनेंस को जोड़ा, 42 का टारगेट है। अब 40 रुपए 90 पैसे तो हो गया, तो इसकी तरफ से तो योगदान अच्छा है। दोनों में बेहतर ट्रेड क्या साबित हो रहा है वो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। टूरिज्म फाइनेंस इस घंटे 5% के रिटर्न्स इनके लिए जोड़कर देता हुआ और ग्रेफाइट इंडिया 1% कमा रहा है। यही स्थिति तो सिद्धेश के स्टॉक्स में कमाई थी। अब प्रदीप होचंदानी ने एक ट्रेड जोड़ा है नया, वो है JSW एनर्जी का। 65 रुपए 60 पैसे है टारगेट, 59.80 स्टॉप लॉस। IDBI होल्ड कर रहे हैं 4150 के टारगेट के लिए और MRPL भी होल्ड है 30 रुपए 45 पैसे के टारगेट के लिए। अब तीनों में बेहतर ट्रेड JSW साबित हो रहा है। हल्की सी बढ़त है, दूसरे ट्रेड्स में कुछ ज्यादा एक्शन नहीं है। इनफैक्ट प्रदीप के लिए यह हफ्ता थोड़ा अनलकी साबित हुआ है। उन्होंने स्टॉक्स दिए, जब एग्जिट कर लेते हैं दूसरे दिन चलते हैं और आज ज्यादा रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं। तो ये देखिए अब कांटे की टक्कर होने लगी है सिद्धेश और निलेश के बीच। सिद्धेश आगे बढ़ चुके हैं 13% के रिटर्न्स के साथ। निलेश ने करीब करीब 11% तक की कमाई कर ली है। ये है फिलहाल आपके लिए अपडेट। और प्रदीप होचंदानी -1% के रिटर्न्स। निलेश कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, निलेश बताइए। बिल्कुल अर्षदा जी, देखिए एक एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मूव हमको टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर दिया है हमने 39 के आसपास। एंड हमारा ही मानना है कि कहीं ना कहीं आज के ही सेशन में यहाँ पे 44 तक का अपमूव हम देख सकते हैं। इसीलिए टारगेट जो है वो हमने 42 से रिवाइज करके 44 कर दिया है। डेफिनेटली यहाँ पे जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव डेफिनेटली यहाँ पे आने की संभावनाएं दिख रही है। इसके लिए यहाँ पे टारगेट को रिवाइज करके स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलना चाहिए। टारगेट अब रिवाइज हो चुका है 44 का और स्टॉप लॉस ये 39 रुपीज 39.50 है कि 39 है? 39 का है। 39 का स्टॉप लॉस, ठीक है। तो 39 के स्टॉप लॉस के साथ इसे आप अपने टारगेट को भी बढ़ा लीजिएगा 44 का। देखिए इनका टारगेट हिट ही होने वाला है, जो पहला वाला था 42 का, इसीलिए टारगेट बढ़ा दिया है और 11% ऊपर वो स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ। ये इनफैक्ट आज का विनिंग ट्रेड साबित हो सकता है निलेश के लिए। 12:30 नजरें सभी की हैं स्क्रीन पर। वित्त मंत्री की ओर से बड़ा ऐलान आने वाला है राहत पैकेज को लेकर। अच्छा, सरकारी कंपनियों पर ध्यान दीजिएगा। हिंदुस्तान कॉपर को लेकर एक डेवलपमेंट है कि इनको भी किसी तरह का रिलीफ दिया जा सकता है। प्रकाश प्रियदर्शी मेरे ख्याल में जुड़ गए हैं। प्रकाश गुड मॉर्निंग, बताइए क्या जानकारी आपके हाथ लग रही है? जी गुड मॉर्निंग। हिंदुस्तान कॉपर के लिए राहत की खबर आ सकती है। दरअसल कंपनी इस वक्त काफी दबाव में है, काफी आर्थिक बोझ है उसके ऊपर। सूत्र हमें बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय में कंपनी मैनेजमेंट ने एक प्रस्ताव सौंपा है और वहां पर एक प्रेजेंटेशन दिया है जिसमें इस बात की मांग की है कि उसके ऊपर जो एक्सपेंशन प्लान है, कंपनी ने जो प्लान एक्सपेंडिचर डिसाइड किया है इस वित्त वर्ष के लिए, इसके अलावा लोन है, उसके ब्याज की अदायगी है, तो जो वर्किंग कैपिटल है उसकी भी दिक्कत हो सकती है। लिहाजा कम से कम 1000 करोड़ रुपए की इमरजेंसी भुगतान जो है कंपनी को की जाए ताकि वर्किंग कैपिटल और जो प्लान एक्सपेंडिचर है उसको जारी रखा जा सके। इसके अलावा कंपनी ने और भी प्रस्ताव सौंपा है जिसमें ये कहा है कि कंपनी के निजीकरण के बजाय सरकार को जो है इस वक्त किसी दूसरी सरकारी कंपनी के साथ इसे मर्जर कर देना चाहिए, जिसमें NMDC और CIL का नाम दिया गया है कि इन दोनों में से किसी कंपनी के साथ SCL का जो है वो मर्जर कर दिया जाए। कंपनी ने ये भी कहा है कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो इस वित्त वर्ष के अंत तक उसके ऊपर 900 करोड़ रुपए का से ज्यादा क्या उस पर घाटा हो जाएगा और जो भी खर्चे हैं अगर उसमें लगातार बढ़ोतरी होती रही तो इसमें और तेजी आ सकती है। इस वक्त जो डेट इक्विटी रेशियो अगर आप देखें तो वो 4.21:1 का हो गया है और कंपनी का अनुमान है कि इससे निकलने के लिए सरकार को आर्थिक मदद करना ही हो।
होगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है और कोई फैसला लिया जाएगा। ओके, तो जल्द से जल्द फैसला लिया जाएगा। एक तो 1000 करोड़ रुपए इमरजेंसी फंड के तौर पर शायद दिए जा सकते हैं, कंपनी ने मांग सामने रख दी है। हिंदुस्तान कॉपर की बात हो रही है, याद रखिएगा हिंदुस्तान कॉपर का स्टॉक इस समय 2 से 2.5% ऊपर आ चुका है और मर्जर हो सकता है एनएमडीसी या फिर कोल इंडिया के साथ। ये दो विकल्प यहां पर दिए गए हैं। तो ये अपडेट आपके लिए, और स्टॉक आपके सामने 7 लाख के वॉल्यूम्स के साथ आउट परफॉर्म कर रहा है। चलिए अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर मैं आपके सामने एक बार फिर पेश कर रही हूं। मकसद यही है कि आप जैसे निवेशक अपने निवेश के प्रति हमेशा जागरूक रहें। याद रखिए, जब भी हम कोई नया शख्स अपने घर में सर्विसेज के लिए हायर करते हैं, मिसाल के तौर पर ड्राइवर हायर करते हैं, तो सबसे पहले उसका ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट किया जाता है। आजकल तो आधार कार्ड भी लोग टेस्ट चेक कर लेते हैं। उसी तरह ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक अधिकृत ब्रोकर के जरिए ही आपने डील करना है। ऑथराइज्ड ब्रोकर जिसके पास ब्रोकिंग का लाइसेंस हो, उसी के साथ आप ट्रेड करें। थोड़ी सी चूक हुई तो ध्यान रखें कि अधिकृत ब्रोकर के जरिए ही आपने डील करना है। आपकी जमा पूंजी का सवाल है तो ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।